मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में बेटा हमने भारतीय संविधान सभा का गठन, उसका कार्यकरण और उसके स्रोत के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताएं या उसके लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं यदि हम देखें तो इसकी पहली विशेषता है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित। दूसरा है निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान। तीसरा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। चौथा है समाजवादी राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य या पंथनिरपेक्ष राज्य। कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण। संसदात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। 10वां है मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य। 11वां राज्य की नीति के निदेशक तत्व। अगला स्वतंत्र न्यायपालिका एवं अन्य स्वतंत्र अभिकरण। 13वां है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत एवं वयस्क मताधिकार का प्रारंभ। एकल नागरिकता। 15वां है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था। सामाजिक समानता की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। 18वां है एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था। और लास्ट है विश्व शांति का समर्थक या वसुधैव कुटुंबकम। तो ये है भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब हम सबसे पहली विशेषता देखते हैं लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का तात्पर्य, जैसा कि आप नाम से ही इसका विदित हो रहा है कि भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, अर्थात ये भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इसमें अंतिम शक्ति जनता में निहित की गई है। संविधान की प्रस्तावना में कहा भी गया है कि हम भारत के लोग और भारत के इस संविधान को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो भाषा है ये इंगित करती है कि भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर या प्रभुसत्ता पर आधारित है। दूसरा है निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान। तो ये तो आपको पता ही है कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है। तो निश्चित रूप से ये निर्मित संविधान है और लिखित है संविधान, क्योंकि एक ये पुस्तक के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है, हम इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये लिखित दस्तावेज है हमारे सामने। तो इस तरह से यदि देखें तो भारतीय संविधान निर्मित और लिखित है। अगला इसके अंदर है आइवर जेनिंग ने कहा है कि भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है, क्योंकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि अमेरिकी संविधान में केवल 7, कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद ही हैं। तो यदि तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें तो इस आधार पर भारतीय संविधान बहुत व्यापक है। अब ये प्रश्न उठता है कि इसकी व्यापकता का कारण क्या है। तो इसका सबसे पहला कारण है कि भारत के अंदर संविधान जो है भारतीय संविधान जो है संघात्मक है और संघ और राज्यों के बीच संबंधों का संविधान में बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार से होंगे, उनके विनियम का क्या तरीका होगा, वो सब वर्णन किसके अंदर किया गया, संविधान के अंदर। इस कारण ये व्यापक हो गया है। दूसरा इसकी व्यापकता का कारण है मौलिक अधिकारों की उपस्थिति और उस पर लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न व्यवस्था। तीसरा इसके अंदर है संविधान निर्माताओं के द्वारा एसटी और एससी और आंग्ल भारतीय समुदाय इन वर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं या विशेष उपबंध किए गए हैं। इस कारण भी भारतीय संविधान व्यापक हो गया है।
चौथा है इसके अंदर हमारा जो प्रजातंत्र था बहुत नया था। उस नए प्रजातंत्र के सामने कुछ भी आपातकालीन परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती थी, तो आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए विभिन्न उपबंध किए गए हैं। इस कारण भी भारतीय संविधान व्यापक हो गया है। इसी प्रकार से संविधान की व्यापकता का सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय संविधान में न केवल सिद्धांतों का वर्णन वरन प्रशासनिक प्रबंधों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। तो ये सब कारण हैं जो भारतीय संविधान को विस्तृत बनाते हैं। अगला है इसके अंदर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, क्योंकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत आंतरिक और बाह्य नियंत्रण से पूर्णतया स्वतंत्र है। यानी कि हम आंतरिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं। इस आधार पर हम भारतीय सरकार हमारे नागरिकों के लिए नीतियां बना सकती है और वो सारी नीतियां भारतीय नागरिकों को माननी पड़ती हैं। तो आंतरिक दृष्टि से हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं और बाहरी दृष्टि से भी हम इच्छानुसार किसी भी राष्ट्र से, किसी भी देश से किसी भी प्रकार का संबंध रख सकते हैं, संधि कर सकते हैं, समझौते कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर किसी भी बाहरी राष्ट्र का कोई नियंत्रण नहीं है। तो आंतरिक और बाह्य दृष्टि से हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। लोकतांत्रिक राज्य है क्योंकि भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है और राज्य सत्ता का जो निवास है वो जनता में निहित है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। तो अंतिम शक्ति जो है सरकार की जनता में निहित की गई है। भारत एक गणराज्य भी है क्योंकि ब्रिटेन जैसे देशों में लोकतंत्र तो है, लेकिन वहाँ का जो शासन अध्यक्ष है वो वंशानुगत है। हमारा जो शासन अध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है, उसका निर्वाचन किया जाता है, वो वंशानुगत आधार पर अपना पद प्राप्त नहीं करता। तो इस आधार पर भारत एक गणराज्य भी है। तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य माना जाता है। अगला है इसके अंदर समाजवादी राज्य। तो संविधान सभा में इस पर पर्याप्त वाद विवाद हुआ था कि भारत के द्वारा समाजवाद को राज्य दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाए या नहीं। अंत में यही सोचा गया कि किसी एक विशेष दर्शन को स्वीकार करने से नवीन विवादों को जन्म मिलेगा, लेकिन इस बात पर सभी भारतीय सहमत रहे कि भारत के लिए समाजवाद का मार्ग ही उपयुक्त हो सकता है। और इस सामान्य भावना को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। तो भारत एक समाजवादी राज्य है। अगला है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य। जैसा कि शब्द से ही विदित है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा किसी भी धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। MC सीतलवाड़ का कहना है कि पश्चिम की उदारवादी प्रजातांत्रिक परंपरा के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म के विरुद्ध नहीं है, वरन ये धार्मिक मामलों में तटस्थ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी नहीं होता और न ही वह धर्म के प्रति उदासीन ही रहता है, वरन उसके द्वारा धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति को अपनाया जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की धारणा को स्पष्ट करने के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, वो ये हैं सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म धर्म सद्भाव। तो इस प्रकार भारत जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला है इसके अंदर कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। तो भारतीय संविधान संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान 2 प्रकार के हो सकते हैं, कठोर संविधान और लचीला संविधान। लचीला संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता और संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। इसके विपरीत कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन करने के लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न तथा जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। उपयुक्त दृष्टि से यदि हम देखें तो भारतीय संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में आता है, क्योंकि भारतीय संविधान की अधिकांश धाराओं को संशोधित करने के लिए संसद के सभी सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 368 के अनुसार
कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति की भी आवश्यकता होती है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि, संघ और इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व आदि। संशोधन की उपयुक्त प्रणाली निश्चित रूप से कठोर है, लेकिन संविधान निर्माताओं द्वारा परिभाषिक दृष्टि से एक कठोर संविधान का निर्माण किए जाने पर भी इस बात को ध्यान में रखा गया कि तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान में भी बहुत ही जल्दी किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से भारतीय संविधान के संशोधन की पद्धति उतनी जटिल नहीं है जितनी कि अमेरिका के या अन्य संघ राज्यों के संविधानों की संशोधन की पद्धति। अगला है संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हो सकती हैं। एक तो है संसदात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था उस शासन व्यवस्था को कहा जाता है जहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी रहती हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से चुनी जाती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहती है। इस दृष्टि से देखें तो भारत के अंदर संसदात्मक शासन है, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाने के कारण यह था कि संसदात्मक शासन प्रणाली की क्रियान्विति सरल होती है और भारतीय लोग ब्रिटिश शासन प्रणाली को पहले से देख रहे थे और हम इसके बारे में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, इसलिए भी हमने संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। तो हमारे यहाँ भी जो है इस शासन के अंदर वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसे व्यवस्थापिका निर्वाचित करती है और जो व्यवस्थापिका के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय शासन जो है संसदात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित है। अगला है इसके अंदर एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। तो भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है और इसमें संघात्मक शासन के सभी लक्षण विद्यमान हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। हमारे यहाँ लिखित संविधान है जो कि इसकी दूसरी शर्त है, और तीसरा है उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है। इसी प्रकार से केंद्र राज्यों के बीच जो झगड़े होंगे उसको निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च बनाया गया है। इस प्रकार भारत में संघात्मक व्यवस्था स्थापित की गई है, किंतु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनसे इसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर जाता है, जैसे एकहरी नागरिकता, एकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और संसद द्वारा राज्य के नाम, क्षेत्र तथा सीमाओं में परिवर्तन आदि। अंत में राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के अंतर्गत संकट काल की घोषणा द्वारा तो स्पष्ट रूप से संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था के रूप में बदला जा सकता है। यद्यपि इस संबंध में प्रोफेसर वियर और बसु के विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसके द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था को मूल रूप में एकात्मक या अधिक से अधिक अर्धसंघात्मक कहा गया है। लेकिन यह तथ्य है कि भारतीय संविधान एक ऐसे संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जिसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। इस प्रकार यदि हम देखें तो भारतीय संविधान संघात्मक शासन है, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति है उसका जो झुकाव है वो एकात्मकता की ओर अधिक है। धन्यवाद।